हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं जो सीरीज चला रहा हूँ यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए और यूके एलटी जो अभी एग्ज़ाम 8 अगस्त को होने वाले हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के आपके गेम्स हैं ना, उस गेम से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, तो इससे पहले मैंने एथलेटिक्स का और बास्केटबॉल का एमसीक्यूज़ डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका लिंक आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बॉक्सिंग से रिलेटेड हम 40 क्वेश्चंस को लाएंगे, और जी हाँ, जैसा लिखा हुआ है कि एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है, एक बार जरूर आप इसको देख कर जाइए। चलिए चलते हैं आगे, और आज का बॉक्सिंग वाला जो एमसीक्यूज है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बॉक्सिंग के क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि बॉक्सिंग राउंड में टोटल डोमिनेंस हो तो स्कोर क्या होगा। तो जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वो इस तरफ इंग्लिश में देख सकते हैं, और जिनको हिंदी में चाहिए वो इस तरफ देख सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों ही पेपर एक साथ लाए हुए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहने का मतलब है टोटल बॉक्सिंग में जो स्कोर होता है, टोटल स्कोर की बात होती है जो तीनों राउंड में मिलाकर, तो उससे हम कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10 वर्सेज 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अलग अलग, ठीक है, यानी अलग अलग मुक्केबाजी मुद्रा में शैडो बॉक्सिंग, अलग अलग मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शैडो बॉक्सिंग करने से निम्न कारकों में से किसका विकास होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम शैडो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो किस तरीके की, यानी किस फिटनेस कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मुक्केबाजी विशिष्ट तालमेल। तो बॉक्सिंग स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन आपका होता है जब आप शैडो प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बात कर रहा है कि मनुष्य की कलाई और हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य की कलाई और हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 27। अब इसको कैसे हम बताएंगे 27 कैसे हुआ, आप ये देख लीजिए। पहले यहाँ कलाई की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है कार्पल। ठीक है, कार्पल आप जानते होंगे। तो ये जो कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं, कार्पल में आपकी होती हैं टोटल 8। उसके बाद आपका आता है कौन सा, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कितना होता है आपको ये बताना है। तो मेटाकार्पल में आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, 5। और फिलांजस में कितनी होती हैं, फिलांजस में आपकी होती हैं 14। जब आप इनको पूरा काउंट करोगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 14, 5 यहाँ पे हो गया, और 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो 27 है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर रहा है कि एक यथार्थ ऑन गार्ड अवस्था में धड़ किस दिशा में घूमता है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो ऑन गार्ड अगर रखा जाए तो जब उसको धड़ को घुमाना होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग में जो हेड होता है उसको मूव किया जाता है। तो ऑन गार्ड पोजीशन में जो हेड होगा वो किस तरफ मूव होगा, जो ट्रंक किस तरफ मूव होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि अंदर की ओर, इनवर्ड। ठीक है, अंदर की ओर की मूव होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विश्व में पहली बार बॉक्सिंग कब खेली गई थी। तो विश्व में पहली बार बॉक्सिंग कब खेली गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 688 ईसा पूर्व, यानी ठीक है 688 BC में सबसे पहले बॉक्सिंग खेली गई थी, जो कि आप बता सकते हैं कि ये आपका 776 BC, जो कि एंशियंट ओलंपिक खेल का समय माना जाता है, उस समय स्टार्ट हुआ था बॉक्सिंग। पहले बॉक्सिंग और रेसलिंग दोनों का मिश्रित खेल है, जिसे हम पेनक्रेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम एवं मुक्केबाज की आम ताकत को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा इसमें से एक्सरसाइज है जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ियों का, ठीक है, ताकत यानी कि जनरल जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी होते हैं, डंबल के साथ व्यायाम करना, मेडिसिन बॉल के साथ है, और चिनअप्स करना, ये सारे ही क्या होते हैं कि स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बॉक्सिंग प्लेयर के।
आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ बात हो रही है कि साइड स्टेप किस बचाव समूह के अंतर्गत आता है, यानी साइड स्टेप फॉल्स अंडर विच ऑफ डिफेंस, डिफेंस के किस समूह के अंदर आता है, आपको ये बताना है। अगर बॉक्सिंग में हम साइड स्टेप जो करते हैं वह हमारे डिफेंस के किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अवॉइडिंग। ठीक है, क्या होता है, अवॉइडिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। यहाँ हो रहा है कि कूदने की रस्सी मुक्केबाज के विकास में सहायक है। तो जो रोप स्कीपिंग होता है ना, रोप स्कीपिंग इज यूजफुल फॉर डेवलप अ बॉक्सर। तो रोप स्कीपिंग से बॉक्सर्स में क्या डेवलप होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन होता है, यानी समन्वय। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे है कि जो बॉक्सर होता है ना, बॉक्सर के बैंडेज की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बॉक्सर जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने से पहले एक बैंडेज पहनता है, एक पट्टी पहनता होगा, आप देखे होंगे। तो उसकी लंबाई कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे बात हो रही है कि एक मुक्केबाज प्रशिक्षक के तौर पर प्रतिद्वंदी को अव्यवस्थित रखने के लिए कौन सा मुक्का सबसे प्रभावशील रहता है। एज अ बॉक्सिंग कोच, अगर आप बॉक्सिंग कोच हैं, विच पंच इज द मोस्ट इफेक्टिव टू कीप द ओपोनेंट ऑफ बैलेंस, यानी कि उसे ऑफ बैलेंस, यानी कि उसकी बैलेंस को बिगाड़ने के लिए सबसे अच्छा कौन सा पंच माना जाता है। लेफ्ट हुक, लेफ्ट जैब, राइट स्ट्रेट, राइट अपर कट, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लेफ्ट जैब। तो किसी भी अपोनेंट खिलाड़ी का अगर हमें बैलेंस ऑफ करना होता है, बैलेंस कड़ को गड़बड़ाना होता है, उसके बैलेंस को खराब करना होता है, तो लेफ्ट जैब पंच का यूज करते हैं बॉक्सिंग के खिलाड़ी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे बात हो रही है कि मुक्केबाजी की निम्नलिखित दूरियों में से किस दूरी से इन फाइटिंग संबंधित है। ठीक है, द टर्म इन फाइटिंग इज रिलेटेड टू, तो एक शब्द होता है इन फाइटिंग, मुक्केबाजी में एक शब्द होता है, टर्म्स होता है जिसे इन फाइटिंग कहते हैं। तो वो किससे संबंधित होता है, किस डिस्टेंस से संबंधित होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नज़दीक दूरी को, क्लोज रेंज को क्या कहते हैं, क्लोज रेंज को हम, नज़दीक दूरी को हम क्या कहते हैं, इन फाइटिंग के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं 72। यहाँ पे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुक्के अपने प्रतिद्वंदी से दूरी मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंचेस आर यूज टू मेजर द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द ओपोनेंट। तो ओपोनेंट को दूर करने के लिए कौन से मुक्के का यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट पंचेस जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि ओपोनेंट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे बात हो रही है कि कंडीशन स्पैरिंग करवाते समय एक प्रशिक्षक को किस कारक पर सटीक ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन स्पैरिंग, स्पैरिंग मतलब होता है कि प्रैक्टिस कराना या फिर फाइटिंग कराना, स्पैरिंग। तो विच फैक्टर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बाय अ कोच वाइल कंडीशन स्पैरिंग इज बीइंग डन। जब हम कंडीशन स्पैरिंग कराते हैं तो कोच को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रशिक्षक द्वारा लगाई गई प्रतिबद्धता पर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन सेट बाय कोच। तो कोच के द्वारा स्पैरिंग करते वक्त कोच के द्वारा जो भी चीज़ें प्रैक्टिस के द्वारा जो भी चीज़ें, मतलब कोच के द्वारा बताया जाता है कि आपको लेफ्ट नहीं सिर्फ 1 चलाना है, 2 को रोक रखना है। अब 1 और 2 क्या होता है, 1 होता है लेफ्ट पंच और 2 होता है राइट पंच। स्ट्रेट पंच को 1 कहते हैं, लेफ्ट को 1 और 2 को कहते हैं राइट। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी वो देखता है कि एक हाथ कम चल रहा है तो बोलता है कि आप इसको मतलब आप मत चलाइए, 2 को नहीं चलाना है, सिर्फ 1 से खेलना आपको। तो ये तरीका है आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं। यहाँ पे बात है कि रैबिट पंच एक पंच है, रैबिट पंच को किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिर के पीछे जब हम बैक ऑफ द हेड मारते हैं, यानी सिर के पीछे मारते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रैबिट पंच के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फार्टलेग, यहाँ पे हो रही है बात कि फार्टलेग ट्रेनिंग से सुधार होता है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग से क्या सुधार होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज
ऑप्शन नंबर सी, धैर्य यानी कि इंड्योरेंस का डेवलप करते हैं। किसको करते हैं हम इंड्योरेंस को डेवलप करते हैं फाइटर ट्रेनिंग के थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि पीछे की तरफ चलते हुए एक ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज का कौन सा पैर पहले उठेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा वहाँ पे गलती हो गई थी। तो यहाँ बात हो रही है कि विच फुट ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर विल मूव फर्स्ट इन रिट्रेडिंग मूवमेंट। तो ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज है, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि सीधे, मतलब जो सामने से तरफ वार करता है पीछे की तरफ चलते हुए, तो उसका कौन सा पैर पहले उठेगा, लेफ्ट या राइट या दोनों एक साथ उठेगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, राइट जो होगा वो पैर पीछे जाएगा उसका पहले। ठीक है, जब वो पीछे जाता है ऑर्थोडॉक्स करते वक्त तो पीछे वाला राइट पैर है जो वो मूव करेगा पहले। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि इफ़, तो क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ LOC exceed 1 minute then minimum रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन द बॉक्सर। यदि LOC 1 मिनट से अधिक हो तो बॉक्सर को न्यूनतम दिनों का विश्राम देना चाहिए। तो बॉक्सर को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, LOC एक्सीड हो गई है बहुत ज़्यादा, तो बॉक्सर को कितने दिन का विश्राम देना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 180 डेज़ का विश्राम देना चाहिए अगर LOC बहुत ज़्यादा हो गई है तो, यानी कि लोकल ये आपका एक टर्म्स यूज होता है बॉक्सिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि विच, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रहा है कि बॉक्सिंग में क्या कठोर, ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि कठोर उसके नीचे आता है। देखिए ध्यान से, बॉक्सिंग में निम्न में से क्या कठोर फाउल की श्रेणी में आता है, मतलब कि सीवियर फाउल माना जाता है बॉक्सिंग में। सबसे सीवियर फाउल कौन सा माना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हेड बटिंग। अगर आप सर पे वार करते हैं तो यह सबसे बड़ा फाउल माना जाता है बॉक्सिंग में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की, और क्वेश्चन नंबर 79 बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्का पावर पंच कहलाता है। तो बॉक्सिंग में कौन सा जो पंच है उसे हम पावर पंच कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दायां स्ट्रेट, यानी कि राइट स्ट्रेट जब हमारा चलता है तो वो सबसे पावरफुल होता है जो हमारा राइट वाला चलता है। आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि एज पर लेटेस्ट आइबा रूल्स व्हाट इज द वेट ऑफ ग्लव्स फॉर एलाइट वुमेन बॉक्सर। तो वुमेन बॉक्सर के लिए जो अच्छी स्तर की जो वुमेन बॉक्सर होती हैं उनके लिए बॉक्सिंग में कितने ग्राम का ग्लव्स अलाउ होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 284 ग्राम का लड़कियों के लिए माना गया, महिलाओं के लिए माना गया है। आगे बात कर लेते हैं कि द मोस्ट कॉमन इंजरीज एमंग बॉक्सर आर। तो बॉक्सिंग में सबसे कॉमन इंजरी कौन सी मानी जाती है खेल के दौरान जो लगती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर स्ट्रेन एंड स्प्रेन सबसे कॉमन इंजरी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पैरिंग इज कंडक्टेड नियर टू इक्वल कॉन्टेस्ट सिचुएशन। तो इनमें से कौन सा स्पैरिंग का वो टाइप है जो कि कॉन्टेस्ट सिचुएशन से सबसे नज़दीकी तौर पे कराया जाता है, जो कि एक्चुअल हूबहू आपको कंपटीशन में वैसे ही खेलना है और वैसे ही स्पैरिंग आपको कराई जाती है, यानी कि प्रैक्टिस पैडिंग कराई जाती है आपको। तो वो कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओपन स्पैरिंग को हम बोलते हैं जो कि हमारे इक्वल कॉन्टेस्ट सिचुएशन के हिसाब से कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विथ विच मटेरियल ऑल ग्लव्स मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर द बॉक्सिंग मैच। तो किस मटेरियल के द्वारा,
ठीक है, ग्लव्स को क्लीन किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो वो लगा लेते हैं, बाम वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि अगर अपोनेंट के फेस पर लग जाता है या आँख में चला जाता है तो आंखें बंद होने लगती है। तो ये चीज़ दिखाया गया होगा आपको, जिगर वाले मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, तो विथ विच मटेरियल ग्लव्स मस्ट बी क्लीन बिफोर द बॉक्सिंग मैच। तो बॉक्सिंग मैच को स्टार्ट करने से पहले जो रेफरी द्वारा ग्लव्स को क्लीन किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा केमिकल होता है या कौन सा चीज़ होता है आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ बात कर रहा है कि बेस्ट टेक्निक टू रिलीज स्ट्रेस इज, स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी। इमेजरी टेक्निक को सबसे अच्छा माना जाता है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, इमेज बनाकर प्रैक्टिस कराई जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल डिफेंस फॉर अ टॉलर बॉक्सर टू एग्जीक्यूट। तो जो लंबे मुक्केबाज होते हैं ना, उनके कौन सा बचाव करने का सबसे उपयोगी होता है। तो जो लंबे बॉक्सर होते हैं उन्हें डिफेंस का सबसे अच्छा कौन सा सिखाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्वैबैक। स्वैबैक मतलब कैसे सिखाया जाता है। ठीक है, आइए आगे का बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉक्सिंग, किसको हम बॉक्सिंग का पिता मानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जैक ब्राउटन। ठीक है, जैक ब्राउटन को हम क्या कहते हैं, जैक ब्राउटन को हम बॉक्सिंग का पिता मानते हैं और जानते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, बॉक्सिंग 87। यहाँ पे बात कर रहा है कि बॉक्सिंग इज़ आल्सो नोन एज, तो बॉक्सिंग को हम किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पुगलिज्म या पुगलिस्ट कहते हैं। पुगलिज्म के नाम से बॉक्सिंग को जानते हैं, और जब इसके खिलाड़ी खेलते हैं तो उन खिलाड़ियों को पुगलिस्ट नाम से भी जाना जाता है, पुगलिस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आगे बात कर लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं 88 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इम्प्रूव बाई वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ फेमस बॉक्सर्स बाउट। प्रसिद्ध मुक्केबाजों की वीडियो देखने से निम्नलिखित में से, ठीक है, तो क्या कौन सा प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। या जब हमें अब किसी का वीडियो दिखाया जाता है, किसी अच्छे बॉक्सर की वीडियो दिखाई जाती है कोच के द्वारा, तो उसमें जो वीडियो दिखाई जाती है तो उससे हम किस प्रकार का प्रभाव मानते हैं मुक्केबाजों पर, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ टेक्निकल एंड टैक्टिकल, दोनों के लिए, हम दोनों को विकास करने के लिए, क्या दोनों की प्रभाव को विकास करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी जजेस स्कोर द बाउट इन APB। तो APB में कितने निर्णायक मुक्केबाज होते हैं, एमेच्योर। ठीक है, ये है आपका। तो APB में कितने आपके निर्णायक होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 3 निर्णायक होते हैं APB में। ये एक अलग तरह का उनका क्या होता है कि जजेस का कमेटी होती है, ठीक है, तो उसमें 3 निर्णायक होते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 90। यहाँ बात हो रही है कि द इंडियन मेन बॉक्सर हु हैड बीटेन देन करेंट वर्ल्ड चैम्पियन इन 2008 AD बॉक्सिंग ओलंपिक्स। तो वह भारतीय मुक्केबाज जिसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उस समय के मौजूद विश्व चैंपियन को हराया था, उसका क्या नाम था, आपको ये बताना है। तो वो इंडियन प्लेयर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अखिल कुमार। अखिल कुमार ने क्या किया था कि उस समय के जो करंट चैंपियन थे उनको हराया था 2008 में अखिल कुमार ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बैंडेज एज पर आइबा रूल। तो जो बैंडेज पट्टी बांधते हैं ना, आइबा रूल के हिसाब से कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए बैंडेज की चौड़ाई, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई बोला है, विड्थ पूछा, सॉरी यहाँ पे विड्थ पूछा है। तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए आइबा के हिसाब से बैंडेज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट ये 92।
यहाँ बात हो रही है कि विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मैथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ बॉक्सर। तो कौन सा वो विधि है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है कि डेवलपमेंट के स्पेसिफिक स्पीड को, ठीक है, एक विशिष्ट गति को बॉक्सरों के अंदर डेवलप करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिपीटिशंस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, खिलाड़ी के अंदर स्पीड, एक स्पेसिफिक स्पीड को डेवलप करते हैं, उनके मूवमेंट में स्पीड होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ कंपल्सरी काउंट लिमिट इन एन एलाइट मैन बॉक्सर होल बाउट। तो एक वो कितनी लिमिट होती है, ठीक है, मतलब कॉल करने पर जैसे होता है ना, बुलाया जाता है खिलाड़ी, जैसे एक अपोनेंट आ गया दूसरा अपोनेंट नहीं आया है, तो कंपलसरी काउंट लिमिट कितनी होती है कि एलिट मैन, अगर हम कोई बॉक्सिंग खिला रहे हैं तो बाउट के लिए कितनी बार कॉल लगाया जाता है रेफरी के द्वारा या कमेंटेटर जो उनको बुलाते हैं, अनाउंस करते हैं उनका नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नो लिमिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नो लिमिट। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ बॉक्सर इज गम सील्ड फॉल्स डाउन व्हेन कैन अ वार्निंग बी इशूड टू हिम। यदि एक मुक्केबाज का जो गम सील्ड है, यानी कि जो मुंह में देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वो टिथ गार्ड भी बोलते हैं उसे, तो उसे चेतावनी दी जा सकती है। अगर उसका गिर गया है तो किस तरह से चेतावनी उसे दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरी बार, अगर पहली बार गिरती है तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार अगर वो फिर टिथ गार्ड गिर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वार्निंग देते हैं सेकेंड टाइम में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोचिंग स्टाइल में स्लो डाउन अ बॉक्सर्स डेवलपमेंट इन टेक्निकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉक्सिंग। तो विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कोचिंग स्टाइल, तो किस तरह के कोचिंग स्टाइल में बॉक्सर्स का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, जिसमें टेक्निकल और फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से कम हो जाता है। तो किस तरह की ट्रेनिंग स्टाइल अगर होती है तब कि बॉक्सर की टेक्निक वगैरह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग स्टाइल को अच्छी तरह चलाया जाता है, उस स्टाइल का नाम क्या है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैजुअल स्टाइल। अगर कैजुअल स्टाइल में अगर ट्रेनिंग का मेथड चलाया जाता है खिलाड़ियों का, तो उस समय क्या हो जाती है कि उनके परफॉर्मेंस में स्लो, टेक्निकल परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात हो रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन फाउल कमिटेड इन द लास्ट राउंड व्हेन अ बॉक्सर फील्स दैट ही इज़ अहेड ऑन पॉइंट्स। तो मुकाबले के आखिरी चक्र में जब एक मुक्केबाज को लगता है कि वह अंकों में आगे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फाउल अधिकतर अपनाया जाता है। तो वो फिर मतलब कौन सा फाउल करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रनिंग विदाउट पंचिंग। लगता है वो रनिंग करने मतलब टाइम पास करने लगता है, जब उसे लगता है कि मैं आगे हूँ तो वो अपोनेंट के पास ही नहीं जाता है, क्योंकि पता है कि अपोनेंट इस समय उसको नीचे चल रहा है, तो टाइम पास करता है, टाइम को किल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं कि हाउ मेनी बाइज विल बी अलाउ इन एनी वेट कैटेगरी इफ टू टोटल एंट्रीज आर 16। तो अगर टोटल 16 एंट्री यानी 16 बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें कितनी बाई दी जाएगी अगर नॉकआउट प्रतियोगिता हो रहा है तब। तो आपको बताना चाहूँगा कि दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एक भी बाई नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉकआउट में अगर कोई भी टीम जो रिप्रेजेंट करती है वो 2 के पावर में है, 2 के पावर में अगर आती है, यानी 2 2 ज़ा 4 8, फिर यहाँ पे आएंगे 16, फिर 32, अगर ये 2 के पावर का कोई भी नंबर आएगा, नंबर ऑफ टीम्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स नॉकआउट प्रतियोगिता में, तो वहाँ पे कभी भी बाई का यूज नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वहाँ पर आपको बाई देनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट शुड बी द लोड फैक्टर्स रेशियो इन द प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ प्रेडाइजेशन। तो प्रेडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोड फैक्टर्स रेशियो प्रिपरेटरी पीरियड में किस तरह का होना चाहिए, आपको ये बताना है। प्रिपरेटरी पीरियड में कैसा होना चाहिए लोड फैक्टर्स, आपका लोड का प्रभाव कैसा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, इंटेंसिटी लो होना चाहिए। जब भी हम प्रिपरेटरी पीरियड में लोड देते हैं तो उसका एम क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए और इंटेंसिटी हमारा लो होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि एज पर द लेटेस्ट आईबा रूल्स इज इट पॉसिबल फॉर अ coach to act as referee judge along with acting as an AIBA coach in AIBA competition।
तो आईबा के आधुनिक नियमों के अनुसार क्या एक प्रशिक्षक रहते हुए रेफरी और जज बन सकता है? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगर वह कोच बन के जा रहा है तो उस टूर्नामेंट में वो रेफरी और कोच की भूमिका नहीं निभा सकता आईबा का नया रूल के हिसाब से। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज़ द डिफेंसिव एक्शन इन बॉक्सिंग? बॉक्सिंग में डिफेंसिव एक्शन कौन सा माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, पैरी। पैरी जो होता है ये एक डिफेंसिव एक्शन होता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा बॉक्सिंग का, कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, थोड़े से समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि जनरली बहुत सारे कम बच्चों का ये गेम होता है, बहुत ऐसे कम बच्चे जो बॉक्सिंग वाले बच्चे होंगे उन्हीं को ज़्यादातर ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, टेनिस, लॉन टेनिस और रेसलिंग भी बचे हुए हैं, और भी फुटबॉल भी बचा हुआ है, जो मेजर गेम से हॉकी बचे हुए हैं, हैंडबॉल बचे हैं, कबड्डी हैं, खो खो हैं। तो सारे खेल का मैं लेकर आऊँगा, और यकीन मान के चलिए कि 3 दिन के अंदर इनको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।